हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने या कल के वीडियो में हम लोगों ने जी का मान निकालना सीखा। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई यानी फ्लैट है। तो पृथ्वी सतह पर जी का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैरी करता है। अब वह किस तरह से वैरी करता है इसको आज हम लोग देखेंगे। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोगों ने डेरिवेशन के समय देखा कि g इक्वल टू होता है gm अपान आर स्क्वायर, वेयर r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, g इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and m is mass of earth, where g is equal to universal gravitational constant, m equal to mass of the earth, and r is equal to a radius of the earth, radius of the earth। यहां ध्यान से देखेंगे, यह जी भी कांस्टेंट है, यम भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। इसका भी मान आपको नोन है, इसका भी वैल्यू आपको नोन है और इसकी भी वैल्यू आपको नोन है। तो इसका मतलब कि जो जी की वैल्यू आएगी वह भी कांस्टेंट आएगी और पृथ्वी सतह पर इसका मान प्रयोग द्वारा निकाला गया है और कैलकुलेशन द्वारा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरा फैक्ट ये है, ये जी इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा पहलू मैं बता रहा था आपसे कि जी का मान जो है वैरी करता है। यदि पृथ्वी सतह से आप ऊपर जाओगे तो भी जी का मान वैरी करेगा, पृथ्वी सतह से नीचे जाओगे केंद्र की तरफ, उसके सेंटर की तरफ जाओगे तो भी जी का मान वैरी करेगा। अब यह किस तरह से वैरी करता है इसको आप ध्यानपूर्वक यहाँ देखेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि पृथ्वी की आकृति कुछ इस तरह की है। ये आपका पोल है, ये सेंटर है, ठीक है। तो पोल्स पर जी का मान जो होगा, पोल्स पर जी का मान यहां देखेंगे, जो रेडियस है यहां से जो रेडियस है किसका, पृथ्वी का, वह पोल पर कम होगा, पोल्स पर कम होगा। तो जब r कम होगा तो जी का मान क्या होगा, जी का मान जब r कम होगा तो जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो पोल्स पर जी का मान जो होगा अधिक होगा। और वही जब यहां देखेंगे भूमध्य रेखा पर, यहां आप देख रहे हैं कि r का मान ज्यादा होगा। r का मान ज्यादा होगा तो हम ज्यादा बड़ी संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे तो यह जी कम होगा ना। तो जो मेरिडियन पर है वहां पर जी का मान क्या होता है, पोल की अपेक्षा कम होगा, पोल की अपेक्षा कम होगा। क्लियर है। दूसरी चीज यहां एक और चीज देख लीजिए, यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो इस r की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी और ज़्यादा होगी ना। तो जब ऊपर जाएंगे तो ये g का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा,
कम होता जाएगा। जी का मान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उससे जी का मान कम होगा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। रेडियस मतलब पृथ्वी के सेंटर से उस मास का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो नीचे वाला जब बढ़ता जाएगा तो ये कम आएगा। लेकिन यह सिद्धांत इस फार्मूले से, यदि आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इस फार्मूले से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। नहीं तो अगर उस तरह से देखेंगे तो अगर नीचे जाएंगे तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू घट रही है, तो जब आर की वैल्यू घटेगी तो इसका मान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। हरी बात समझ में। और बिल्कुल अगर सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो सेंटर पर जी का मान नगण्य होता है, 0 होता है। ओके, तो याद रखेंगे जी का मान पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है, मेरिडियन पर सबसे, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जाने पर इसका मान घटता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर भी इसका मान घटता है। ठीक है, बस बंद कर। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से ऑलरेडी परिचित हो। इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट है वो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t इक्वल टू टाइम। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as स्क्वायर। यहाँ देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यही मोशन जो है यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत हो रहा हो तो यह इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से हो जाता है, आपका v इज इक्वल टू हो जाता है u प्लस ए जी टी। ये पहला है। ये फर्स्ट है आपका। सेकेंड है s इज इक्वल टू या h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी एच। यह उस केस में होगा जब कोई वस्तु ग्रेविटेशन के अंडर में ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो यहाँ प्लस के स्थान पर सारा माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कब है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h। ओके, यदि ऑब्जेक्ट जो है नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से हो जाएगा, दिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड देन इक्वेशन ऑफ मोशन will be v is equal to u
प्लस माइनस जी टी एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वहाँ पर रिटार्डेशन काम करता है, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसमें रिटार्डेशन काम करता है, और जब ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन काम करता है। और एक्सेलरेशन कौन सा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो न्यूमेरिकल हल करते समय आप लोग ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे मास। मास क्या होता है इसको ध्यान से आप देखिए। जैसे मैटर का जब डिफिनीशन जब आप पढ़ते हो तो ये इस तरह से पढ़ते हो कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें मास होता है इज नोन एज मैटर। तो मास क्या होता है ये जान लीजिए। देखेंगे ध्यान से। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी भी वस्तु का मास उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैटर है उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसी को उसका मास कहते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, और मास का वैल्यू एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता नहीं है, वह कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और ये भी ध्यान लीजिए किसी वस्तु का मास जीरो नहीं हो सकता है। किसी वस्तु का मास जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, अब हम लोग वेट के विषय में जानेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है ये आप लोग जानेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वह जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन उसका वेट जीरो हो सकता है। क्योंकि मास की जो डिफिनीशन होती है वह इस प्रकार दी जाती है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स बाई विच इच इज अट्रैक्टेड बाई द अर्थ। किसी वस्तु का वेट जो होता है वह बल होता है जिससे वह वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है। माने यह एक फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। हरी बात समझ में? यानी आप यहां से देखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा W इक्वल टू, यह फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके मास और ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। मैंने अभी बताया कि वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जी का मान प्लेस टू प्लेस बदलता है, तो यह जाहिर सी बात है कि उसका वेट भी कांस्टेंट नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस बदलेगा। यहां तक कि यदि स्पेस में आप जाएंगे जहां पर जी की वैल्यू जो होती है जीरो के अप्रोक्सीमेट होती है, तो वहां पर वेट आपका जीरो हो जाएगा। यही वजह है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉमर्स, जो स्पेस यात्री होते हैं, भारहीनता का अनुभव करते हैं। माने उनको लगता है कि हमारे शरीर में बिल्कुल भार ही नहीं है। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे कि जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा। दो तीन चीज़ें नोन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान, यानी पृथ्वी का मास और मून का मास, ये दोनों नोन है।
अर्थ का रेडियस और मून का रेडियस, यह भी नोन है। इसी तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पृथ्वी पर के लिए वही होगा और मून पर के लिए भी वही होगा, दोनों जगह सेम होगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे अगले आर्टिकल में कि मून पर जो जी का मान होगा वह अर्थ पर के जी के मान का कितना होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये देखेंगे आप लोग। एक चीज़ आपको बता दें कि पृथ्वी की त्रिज्या मून की त्रिज्या के 4 गुनी है। पृथ्वी का मास मून के मास का 100 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट मास ऑफ मून इज इक्वल टू कैपिटल एम। तो अभी हम आपको बताएं कि मून के मास का 4th टाइम है पृथ्वी का मास। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 100 टाइम है, 100 टाइम है। तो 100 इंटू एम। लेट रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू आर, देन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4r, ओके। और कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई स्टोन जिसका मास पृथ्वी पर m है, उसका मास मून पर भी m ही होगा। आ रही बात समझ में? तो यहां लिखेंगे मास वेट ऑफ ए मास m ऑन मून इक्वल टू Wm इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Gm इंटू m अपान r स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे वेट ऑफ मास m ऑन मून इज इक्वल टू Wm। नाउ वेट ऑफ द सेम मास m ऑन द अर्थ इक्वल टू WE इक्वल टू G और m हो जाएगा आपका 100, ठीक है, इंटू m अपान 4r का होल स्क्वायर, ओके। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी हैव Wm अपान WE इज इक्वल टू, ये आपका G कट जाएगा, m कट जाएगा, m कट जाएगा, ये r स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी आपको बच जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा 116 अपान
100 बचेगा आपका यहाँ पर, 16/100 बचेगा। तो ये लमसम आपका आ जाएगा 1/6 के अप्रोक्सीमेट होगा। तो यहाँ पर W/WE यानी WM रेशियो WE इज इक्वल टू 1:6। आ रही बात समझ में? यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 1